हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पारामेडिकल और पॉलिटेक्निक बैच का एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में केमिस्ट्री, बायो, मैथ और फिजिक्स सभी के अलग अलग टीचर क्लास लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक संयोग के नियम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कहने का मीन्स ये है कि जब कोई दो केमिकल आपस में रिएक्शन करता है, जब कोई दो या दो से अधिक केमिकल आपस में रिएक्शन करता है, किन किन लॉ को वो पालन करता है, किन किन लॉ को वो फॉलो करता है, वही लॉ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और अध्याय का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मीन्स रासायनिक संयोग के नियम। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 3 लॉ पढ़े थे, जिसमें एक था क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा था गुणित अनुपात का नियम। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4th लॉ, चौथा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। और चौथा नियम देखिए क्या हम लोग का है? व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। क्या है? व्युत्क्रम और तुल्य अनुपात का नियम। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो देखिए इस लॉ में क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए इस लॉ को दिया कौन था। तो हमेशा ख्याल रखिए, इस लॉ को दिया था 1792 ईस्वी में। ये लॉ दिया था, ये लॉ दिया था 1792 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था? रिएक्टर नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये लॉ दिया था। कब दिया था? 1793 ईस्वी में दिया था। कौन दिया था? रिएक्टर नाम का एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था। अब सवाल यह है, ये रिएक्टर कहां से बिलोंग करती है, मीन्स किस देश से ये बिलोंग करती है? तो ये बिलोंग करती है जर्मन से। जर्मन निवासी थे कौन? रिएक्टर। कहानी में से ये हुआ, इस लॉ मीन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है, ये दिया था जर्मन का एक महान साइंटिस्ट, रिएक्टर दिया था। कब दिया था? 1792 ईस्वी में दिया। तो सवाल ये है, देखिए क्या है, वही लिखा हुआ इसमें भी है। इस नियम का प्रतिपादन, इस नियम को सन 1792 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक रिएक्टर ने प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले हम इस लॉ को देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एग्जाम्पल एक थोड़ा बारीकी से समझेंगे, क्योंकि ये रूल क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसको एक आसान भाषा में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए क्या है, देखिए एग्जाम्पल एक क्या है कि कार्बन है और हाइड्रोजन है। ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके ये बनाता है मीथेन, CH4 बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाती है? मीथेन बनाती है। हम जानते भी हैं जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या? मीथेन बनेगा। और दूसरा देखिए क्या है, जब ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये बनता है CO2 गैस बनता है। जब देखिए क्या बोल रहा है वो समझिए। कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, कार्बन जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, CH4 बनता है। जब वही कार्बन
ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो CO2 का निर्माण करता है। इस जगह पर देखिए कार्बन का जो मास है 12 ग्राम, ये फिक्स है, यहां भी 12 ग्राम लिया गया है, और कार्बन का जो मास है यहां भी क्या लिया गया है, 12 ग्राम लिया गया। इसके मास में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। लेकिन जब प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट बनने के बाद आप देखिए जो कॉमन है उसको छोड़ना है। कॉमन क्या है, कार्बन है। कॉमन क्या है, कार्बन है। और जस्ट मैंने क्या बोला, जो कॉमन है उसको छोड़ देना है। कॉमन के अलावा जो एलिमेंट है सिर्फ उसको लेना है। कॉमन के अलावा कौन है, हाइड्रोजन है, और कॉमन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो निकालिए। हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का क्या करेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे। हाइड्रोजन यहां देखिए 4 ग्राम लिया गया है, और यह क्या लिया गया है, 32 ग्राम लिया गया है। और ये रेशियो निकालने के बाद ये आता है 1:8 आता है। क्या आता है, 1:8 आता है। अब देखिए बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाइए। देखिए यहां दिया हुआ है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाने से क्या बनता है, H2O का निर्माण होता है। H2O का निर्माण होता है। सवाल ये है ना। अब देखिए दोनों का रेशियो निकालिए। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया और दूसरा ये ऑक्सीजन हो गया। क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो बैलेंस कर दीजिए, ये हो गया 2 और यह हो गया 2। तो मास ऑफ हाइड्रोजन देखिए और मास ऑफ ऑक्सीजन देखिए, तो ये देखिए हो गया कितना, 4 ग्राम हो गया, और यहां से हो गया कितना, 32 ग्राम हो गया। देखिए क्या हो गया, 1:8 हो गया। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से समझिएगा तो ही इसका आप थ्योरी समझ सकते हैं। नहीं तो थ्योरी क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उसको हम बहुत ही सरल भाषा में आपको हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, फिर से सुनिए 2 लाइन में। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो बनती है CH4 बनती है। चलिए समझ गए। यही कार्बन फिर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कॉमन जो है कार्बन, उसको आप रिमूव कर दिए, छोड़ दीजिए। जो अनकॉमन है उसको आप लीजिए और दोनों को मास का रेशियो निकालिए। हाइड्रोजन 4 है, 4 ग्राम देखिए दिया हुआ है। ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम और रेशियो निकालने से क्या चल रहा है, 1:8 चल रहा है। अब देखिए जो अनकॉमन था, अनकॉमन कौन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन करवाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या बन गया, H2O बन गया। अब ये रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्योंकि किसी भी रिएक्शन को संतुलित करना मीन्स संतुलित का इंग्लिश क्या था, बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पहले से बैलेंस था, इसलिए बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने पर ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोजन देखिए कितना है, 4 ग्राम है, तो 4 ग्राम लिए हैं। ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम रेशियो। देखिए दोनों का रेशियो देखिए क्या सेम है। यही तो बोलता है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, यही बोलता है। यह लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यही बोलता है आपको। अब चलिए हम देखते हैं ये नियम बोलता क्या है, थोड़ा इसको भाषा में समझते हैं। देखिए जब 2 तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखिए 2 अलग अलग तत्व है ना, 2 अलग अलग तत्व है। देखिए कार्बन एक अलग तत्व है, हाइड्रोजन एक अलग तत्व है। कार्बन देखिए एक क्या है, अलग तत्व है, हाइड्रोजन देखिए क्या एक अलग तत्व है। वही जब 2 तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है,
देखिए क्या है, हाइड्रोजन एक द्रव्यमान है, ऑक्सीजन एक द्रव्यमान है, दो अलग अलग द्रव्यमान क्लियर दिख रहा है। अब देखिए अच्छे से फिर से, देखिए क्या है, हाइड्रोजन एक अलग द्रव्यमान है और ऑक्सीजन एक अलग द्रव्यमान है। ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, हाइड्रोजन एक अलग तत्व है। दोनों का द्रव्यमान देखिए क्या अलग अलग है, वही लिखा, दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। दो तत्व, एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग तत्व है, क्लियरली पता चल रहा है। ये दोनों जो है किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। मतलब इसमें भी कार्बन आ गया, इसमें भी कार्बन आ गया, देख रहे हैं ना, दो अलग अलग तत्व क्या लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तीसरा क्या लिए, कार्बन लिए। दोनों तत्व तीसरे तत्व से संयोग करता है। यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके, मतलब क्या, ये दोनों में हाइड्रोजन जो आप लिए दो तत्व अलग अलग द्रव्यमान वाले, यदि मान लीजिए कभी ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वही बोल रहा है, यदि दोनों इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में रिएक्शन होगा, इसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे। जिस अनुपात में यहां पे अभिक्रिया हो रहा है, जिस अनुपात में अभिक्रिया हो रहा है, मीथेन में हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, हमेशा जिसमें वो तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कहानी देखिए क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेगा तो हमेशा उसी अनुपात में रिएक्शन करेगा, उसी सरल गुणन अनुपात में रिएक्शन करेगा जिस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करती है, रिएक्शन करती है। यही तो बोलता है सरल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। क्या बोलता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। यही था आपका तुल्य अनुपात का नियम था। क्या था, तुल्य अनुपात का नियम था। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, गेल लुसेक का आयतन संबंधी नियम। क्या पढ़ेंगे, गेल लुसेक का आयतन संबंधी नियम हम पढ़ेंगे। अब देखिए गेल लुसेक देखिए क्या होता है, आप जानते भी होंगे, अच्छे जानते होंगे। गेल लुसेक भी एक साइंटिस्ट था जिन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ बतलाने का काम किया था। जब कोई दो केमिकल आपस में रिएक्शन करता है तो किस नियम को पालन करता है, उनमें से गेल लुसेक का भी कुछ कहना था। अब सवाल है ये कहना क्या है, वो देखेंगे। देखिए कहता देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए N2 लीजिए, क्या लेंगे हम लोग, N2 लेंगे, ये N2 लीजिए और H2 लीजिए, आपस में क्या कीजिए, रिएक्शन करवा दीजिए, तो ये बन जाता है NH3 बन जाता है। तो जब इसको बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन 2 है तो यहां भी 2 करेंगे हम लोग। अब हाइड्रोजन देखिए 6 हो गया तो यहां भी क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो कोई भी रूल जो एप्लीकेबल होगा, हमेशा अभिक्रिया को बैलेंस करने के बाद ही यह रूल एप्लीकेबल होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब यहां पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहां पे 3 है और यहां पे क्या 2 है। तो आप कह सकते हैं ये नियम तब लागू होगा, यह नियम तब लागू होगा जब अभिकारक भी गैस हो जाए और उत्पाद भी गैस हो जाए। देखिए एक ड्रॉबैक आ गया ना, तो कहने मीन्स क्या, ये नियम हर एक जगह लागू नहीं हो सकता है। ये नियम उसी जगह लागू होगा जहां पर ये भी आपका गैस होना चाहिए और ये भी आपका गैस होना चाहिए।
तो ही आप ये नियम को लागू कर सकते हैं, अदरवाइज इस नियम को लागू नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए गैस है, यदि हम लोग मान लेते हैं क्या गैस है, तो निश्चित तौर पे नाइट्रोजन का एक आयतन लिए हैं और हाइड्रोजन का 3 आयतन लिए हैं, हाइड्रोजन का 3 आयतन लिए हैं, नाइट्रोजन का एक आयतन और हाइड्रोजन का 3 आयतन को आपस में रिएक्शन किया तो देखिए ये बन गया 2 आयतन वाला NH3 बन गया। तो इसका जो अनुपात देखिए 1:3 है और 1:2 है। ये क्या सरल अनुपात में है, क्या है सरल अनुपात में। तो देखिए ये नियम कहता क्या है, समझ गए ना। ये नियम कब लागू होगा, जब गैसियस होगा, जब गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट भी मीन्स अभिकारक भी हो और उत्पाद भी हो, तो उसका आयतन का जो रेशियो होगा हमेशा सरल अनुपात में होगा। देखिए यही नियम ये कहता है, देखिए क्या है, आइए देखते हैं हम लोग हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए वही दिया है, एक ही ताप दाब पर, मतलब क्या, जब ये अभिक्रिया को करवाने जा रहे हैं, जब नियम को ये पालन करवाने जा रहे हैं, तब जो है ताप और दाब सब क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब कहिएगा ताप और दाब को अलग अलग कर दीजिएगा, ऐसा संभावना नहीं होता है। इसलिए ताप और दाब को क्या गया है, फिक्स किया गया है, निश्चित कर दिया गया है। यदि एक गैस से दूसरे क्रिया करे, एक गैस से दूसरा गैस क्रिया करे और क्रियाफल भी गैस हो, मैंने बोला ना ये नियम जो है वहीं पर एप्लीकेबल होगा जब अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या गैसियस अवस्था में हो। वही लिखा हुआ देखिए, क्रियाफल भी गैस हो तो क्रियाकारी और क्रियाफल, क्रियाकारी मीन्स क्या, जो क्रिया कर रहा है, क्रियाकारी मीन्स क्या, जो क्रिया करता है, और क्रियाकर्ता कौन है, तो N2 और H2 क्रिया करता है। वही क्रियाकारी और क्रियाफल गैसों के आयतन में सरल अनुपात में होगा। वही बता दिए ना, देखिए क्या बन रहा है, 2NH3 बनता था, देखिए ये भी गैस है और ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये दोनों का देखिए अनुपात देखिए क्या एक सरल अनुपात में है, और ये दोनों का अनुपात देखिएगा ये भी क्या सरल अनुपात में। यही बोलता है गे लुसेक का आयतन संबंधी नियम बोलता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। देखिए यदि आपको हमारे क्लास के दौरान, यदि जब कभी हमारे वीडियो को देखते हैं, तो यदि आपको कहीं भी परेशानी होती है, कहीं भी आपको परेशानी होती है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत होती है, प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपका कमेंट देखने के साथ ही उसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। इसलिए आप इससे लगे रहिए, प्रिपरेशन साथी से लगे रहिए, और इस बार सरकारी कॉलेज श्योर लीजिए, क्योंकि इस बार तो वही क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो क्वेश्चन 100% इस बार आएगा। तो यही था हम लोग का नियम था। टोटल कितना नियम पढ़ लिए, तो 5 नियम पढ़ लिए। यदि केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ से, यदि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से एक भी क्वेश्चन आएगा तो इसी नियम 5 नियम के तहत आएगा, जान लीजिए। इसलिए प्लीज इस 5 नियम को अच्छे से पढ़िए, और आज ही हम लोग बिना समय को डिस्टर्ब किए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। किस बेसिस से, यह बेसिस होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कैसा क्वेश्चन आता है वो देखेंगे, और इस बार क्वेश्चन क्या क्या आएगा हम वो सारा चीज देखेंगे। देखिए चलिए बिना समय को गंवाए हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आइए सबसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है ना। तो कल आपको मैंने बताया था कि स्थिर अनुपात नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको ये तो याद करना आपको है ना, आप वीडियो देखते आसानी से याद हो जाता। तो मैं जान लीजिए इसका नियम का प्रतिपादन क्या था, प्राउस्ट ने किया था। कौन किया था? प्राउस्ट ने किया था। तो देखते हैं आंसर क्या दिया, देखिए देखिए कुछ गलत हो गया इसमें हम लोग का, टाइपिंग के कारण गलत हो गया है, जबकि आंसर आपको दे रहा है गे लुसेक का नियम। ये गे लुसेक का नियम नहीं होगा, कौन होगा? प्राउस्ट होगा। थोड़ा सही कर लीजिएगा। था कुछ परेशानी हो, दिक्कत हो गया टाइपिंग करने में, इसलिए आप जो है इसका आंसर क्या मारिएगा? प्राउस्ट मारिएगा। हमेशा ख्याल रखिएगा। स्थिर अनुपात से कल मैं वीडियो में पढ़ा भी था, स्थिर अनुपात का नियम कौन दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। स्थिर नियम को क्यों दिया? प्राउस्ट ने दिया था। जनरली आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है। व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। जस्ट अभी हम बताए थे व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, तो याद है कि नहीं? अभी हम जस्ट एग्जांपल बताए थे आपको, हम इसी वीडियो में बताया है जनरली आप, इसलिए गलती होने का सवाल ही नहीं होता है। चलिए ऐसा कीजिए, बताइए, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखिए कुछ बच्चे सही दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर, सही है। चलिए लगभग सभी बच्चे आंसर सही दिए, जान लीजिए। मोहन है, सोहन है, रोहन है, पूनम है, ये सब आंसर सही दिए हुए। तो देखिए आपको आपको पता होना चाहिए व्युत्क्रम अनुपात होता क्या है, जस्ट इसी लेक्चर में पढ़ाए, जान लीजिए। और एग्जाम्पल वही लिए थे, देखिए जो दिया हुआ है, दिया हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो CH4 बन रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो CO2 बन रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो, याद कीजिए मैं क्या बोला था, जो कॉमन है उसको छोड़ना है, अनकॉमन को लेना है। तो अनकॉमन कौन है? तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसका मास का रेशियो निकाल लीजिए, 4 ग्राम बटा 32 ग्राम, तो कितना हो जाएगा? 1:8 हो जाएगा। दूसरा क्या था? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कभी मान लीजिए रिएक्शन करेगा, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा? 2 और 2 होगा, ये भी 4 ग्राम बटा 32 ग्राम, ये भी रेशियो 1:1 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। जस्ट बताए भी थे आपको हम एग्जांपल देकर। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए कुछ टेक्निकल कारण यहां भी आंसर गलत दिया। आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। जी, शीशे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः इतना परसेंट दिया हुआ है और इतना परसेंट दिया है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करता है, ये जिस नियम को पुष्टि करता है, वह नियम का नाम बताने बोल रहा है। देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक दिया प्राउस्ट ने क्या था, दूसरा देखिए दे दिया क्या, रिएक्टर ने क्या था, तीसरा देखिए क्या है, डाल्टन ने, और क्या है, लोमनोसॉब ने क्या था। तो लोमनोसॉब किसी की कीमत पे होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बोला था, देखिए कैसे बनाते क्वेश्चन वो देखिए। लोमनोसॉब ने दिया था मास, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर, इसलिए आपका तो ये नहीं होगा, श्योर है। दूसरा देखिए क्या बोला था इसमें, प्राउस्ट ने क्या दिया था पता होगा आपको, स्थिर अनुपात का नियम दिया था। क्या दिया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था, तो इसलिए ये होगा क्या? नहीं होगा। तीसरा देखिए क्या था, प्राउस्ट नहीं होगा। कौन होगा? प्राउस्ट नहीं होगा। तीसरा देखिए कौन था? डाल्टन था। एक डाल्टन तो बोला था गुणित अनुपात का नियम, क्या ये होगा क्या? नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिएक्टर ने दिया था।
कौन दिया था? देखिए आंसर क्या दिया, रिएक्टर। आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर ने दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखिए इसको बनाने का भी एक मेथड है जिसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए सीखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, देख सीखिए। तो देखिए आंसर से समझ गए ना, आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टर हो जाएगा आंसर। रिएक्टर ने दिया था इसको। देखिए आंसर देखिए क्या होगा इसका, सिंपल सी बात है कि 1 ग्राम दिया हुआ है सीसा, पहला ऑक्साइड वन है, ऑक्साइड आपको दे दिया क्या, ऑक्साइड 1 है, ऑक्साइड 2 है, ऑक्साइड 3 है, ये दे दिया आपको। इसमें दे दिया है 92.83% दे दिया है, कौन सा, सीसा, पीवी दे दिया है। इसमें दे दिया है 90.65% दे दिया है पीवी। इसमें दे दिया है 89.10% दे दिया है क्या, पीवी। ये दिया है ना। अब हम लोग निकाल लेंगे इसमें से क्या, इसमें से निकाल लीजिए परसेंटेज ऑफ क्या, ऑक्सीजन। क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे 92.83% बराबर कितना देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.17% हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें निकालेंगे, कितना होगा, 100 माइनस 90.65, ये देखिए कितना होगा, 9.35 हो जाएगा। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 89.10, ये हो जाएगा 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 8.17% हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे 1 ग्राम ऑक्सीजन निकालेंगे, ये तो टोटल ऑक्सीजन हो गया ना। तो ऑक्सीजन का मास आया देखिए 7.17, इतना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है किससे, लेड के 92.83 से। इसलिए एक में क्या हो जाएगा हम लोग का 92.83 बट क्या 7.17, तो इसको भाग देने के बाद आंसर आ जाएगा 12.94 आता है देखिए। ठीक इसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे और आंसर क्या इसमें भी निकालेंगे। जब हम तीनों को बारी बारी से निकालेंगे, ये रेशियो हो जाएगा 12.94 रेशियो, 9.69 रेशियो, क्या होगा 6.5 रेशियो, 8.17 रेशियो जाएगा। इसको जी सरल अनुपात में लिखते हैं, तो सरल देखिए अनुपात देखिए क्या लिखा जाएगा, ये तीनों को सरल अनुपात में लिखने के बाद पता चलता है 8:6:5। तो ये 8 अनुपात देखिए क्या सरल है ना। तो इसका आंसर किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। याद कीजिए मैं क्या बोला था, जॉन डाल्टन। इसका आंसर क्या होगा, जॉन डाल्टन होगा, रिएक्टर नहीं होगा, कौन, जॉन डाल्टन होगा। रिएक्टर ने क्या बोला था, जस्ट अभी बताए थे ना कि जब दो अलग अलग तत्व किसी सेम तीसरे तत्व से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के दौरान जो कॉमन है उसको छोड़ते हैं, जो अनकॉमन का रेशियो निकालते हैं, और जब कभी वो रिएक्शन आपस में करता है तो दोनों का अनुपात क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए आज हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को यहां सीमित रखते हैं। कल जो है हम लोग लगभग 25 से 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, और वही क्वेश्चन हम करेंगे जो पिछले पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछते आया है, और इस बार आप 100% रखिए, क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। और हम कल नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे, आपसे मिलेंगे और बतलाएंगे इस चैप्टर से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। और
सॉल्व होने के बाद निश्चित तौर पे आप क्या आंसर सही बनाइएगा और नंबर आने की संभावना क्या है, ज्यादा होगा। चलिए कल मिलते हैं, बाय।